पिछले वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ बताया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता है और रेसिस्टेंस के लिए हम लोग अलग से जानेंगे। मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस क्या है, तो एक प्रॉपर्टी और जो उस प्रॉपर्टी को रखता है अपने अंदर, जो सब्सटेंस या जो डिवाइस अपने अंदर उस प्रॉपर्टी को रखता है उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टर। तो हम कभी कंफ्यूज मत होइएगा। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो किसी कंडक्टर के अंदर होगी और उसको बोलेंगे, उस कंडक्टर को बोलेंगे रेसिस्टर। मान लीजिए ये पेन है कंडक्टर, इसको बोलेंगे रेसिस्टर। और इसके अंदर जो ये करंट रोकने की प्रवृत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। यानी बोलेंगे कि इस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस इतना ओम है। मान लो बोले कि ये एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो समझे सब्सटेंस हो गया रेसिस्टर। और इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है करंट रोकने की, उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हम लोगों ने केवल ओम्स लॉ के थ्रू जाना था कि वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ कि सर रेसिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो मैं बताया भी था कल, लेकिन आज मैं फिर और आगे आपको बताता हूँ कि रेसिस्टेंस क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक तरीके का गुण। इट इज द प्रॉपर्टी due to which a conductor opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट। ये वो है जो आपको क्या बताता है, तो ये आपको बताता है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा एक कंडक्टर करंट के फ्लो को रोकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कंडक्टर तो करंट को फ्लो करने देता है, तो रोकता कैसे। तो जब नहीं रोकता है तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ से आता है, ये बताइए आप लोग। करंट को रेसिस्टर की तरह वो रोकते हैं। बल्ब गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वो जो वायर लगा हुआ अंदर में टंगस्टन का, वो क्या काम करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है। और रेसिस्टेंस है और उससे करंट जब पास करेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो करंट को रोकता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से वो बल्ब गर्म हो जाता है। तो जनरली ये चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर करंट कंडक्टर, हाँ ये है बात कि कंडक्टर जो है वो कम रेसिस्ट करता है, रेसिस्टर उससे ज़्यादा और इंसुलेटर सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं कि कंडक्टर अपोज नहीं करता। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत हम लोग कंडक्टर से ही करते हैं, तो कंडक्टर भी थोड़ा थोड़ा अपोज करता है, यानी कि फुली नहीं। यदि वो ऐसा अपोज नहीं करता तो हम लोग क्यों बोलते कि ये सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, और ये किसी का भी नाम लेके कि ये उससे कम कंडक्ट करने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों के करंट को रोकने का तरीका अलग अलग है। वो कम रोकता है और ये ज़्यादा रोकते हैं, इसलिए वो देखिए कंडक्टर में भी बटा हुआ है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। और ये पुअर कंडक्टर भी होता है, जो कि मतलब एक ज़्यादा कंडक्ट करने वाला और एक थोड़ा उससे कम करने वाला। तो ये बांटने का हमारा जो बेस होता है वो होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के आधार पर ही हम बांट पाते हैं कि कोई भी कंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है या नहीं। यदि करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो इट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको बताया था कल, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, साइंटिस्ट के नाम पे ही, और उसको ऐसे सिंबल से लिखते हैं। ये ओम का सिंबल याद रखिएगा। अब है कि उसके बाद हम लोग हर एक बार जैसे पढ़ते रहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आपको ये क्या कहते हैं, वन को डिफाइन करते हैं। तो कल भी मैंने आपको डिफाइन किया था, आज ही मैं कर दे रहा हूँ ऐसे। आर इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, V बाई आई। तो रेसिस्टेंस हमको 1 ओम चाहिए, तो वोल्टेज कितना रखना होगा, 1 वोल्ट, और करंट कितना, 1 एम्पियर। यानी कि
1 ohm resistance of conductor is possible when 1 ampere current passes through it and have a potential difference of 1 volt। यदि किसी भी कंडक्टर या रेसिस्टर में 1 एम्पियर करंट हम दे रहे हैं और वहां पे वोल्टेज भी 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट हम उसमें दे रहे हैं और वो 1 एम्पियर करंट ऑपरेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ऑपरेट हो रहा है, और वहां पे वोल्टेज जो है 1 वोल्ट। तो वैसा जो रेसिस्टर होगा, वो जो मानक रेसिस्टर होगा, उसी को हम बोलेंगे 1 ओम रेसिस्टर। याद रखिएगा 1 ओम रेसिस्टर। अब हम लोग जरा जाने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि V को हम जितने टाइम्स बढ़ाएंगे उतना ही टाइम्स I बढ़ेगा, है ना। तो लेकिन V बाई I जो है वो क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस। तो आप एक गौर कीजिएगा कि यदि हम किसी ग्राफ में V को जिस टाइम से बढ़ाएंगे उसी टाइम से I भी बढ़ेगा, और ये चूंकि बढ़ेगा इसलिए कट करके आंसर कितना हो जाएगा, कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब मान लिया जैसे हम बता रहे हैं आपको V और I का, यदि V हम 2 एम्पियर लिए और मान लिए 2 वोल्ट लिए और ये है आपका 4 वोल्ट, तो यानी 1/2। तो यानी अब इसको जब हम 4 वोल्ट करेंगे तो खुद ब खुद 8 एम्पियर हो जाएगा। इसको जब हम 8 वोल्ट करेंगे तो खुद ये 16 एम्पियर यहाँ पर लेना होगा, तब जाकर के ये कांस्टेंट आएगा। और इसीलिए हम लोग जब इसका ग्राफ बनाते हैं, मान लिया V को इधर रख दिया, I को इधर रख दिया, तो आप सोच लीजिए 1:1 जैसे एकदम मतलब एक ही रेशियो टाइप का। तो सेम रेशियो का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी ये V बाई I का ग्राफ है, दैट इज इक्वल टू R। V और I का ग्राफ कैसा बन गया आपका, स्ट्रेट लाइन। V और I का ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या हो गया, वो किसी कांस्टेंट चीज को वो डिनोट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन आप पढ़े थे ना, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म को बोलते थे, पिछले क्लास में भी 9th में भी आप पढ़े थे। यूनिफॉर्म मोशन का एकदम स्ट्रेट लाइन बनता था और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व बनता था। तो ये बात क्लियर हो गई कि V और I का जो ग्राफ है वो कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को बता रहा है, और ये वो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, रेसिस्टेंस। कौन सा क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट मतलब एक रेशियो का ग्राफ, इसी का ग्राफ आप यहाँ बना दीजिए। क्यों, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि जिस ढंग से V बढ़ेगा उस ढंग से I भी बढ़ेगा। और फाइनली हम लोग एक चीज एकदम समझ सकते हैं कि इसलिए इन दोनों का जो रेशियो है वो एकदम कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और ये कांस्टेंट कौन होगा, जब V और I की बात आती है और वहाँ कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट कौन होता है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। ग्राफिकल हम लोगों ने किया। आपसे कभी कभी बोलेगा तो ऐसे ही कुछ कुछ यूनिट्स आप दे करके उसका रेशियो सेम करके ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो कांस्टेंट बताता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कांस्टेंट बता रहा है, और V और I का जब बात करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो ये हम लोग जान गए। उसके बाद है आपको कि यदि बात करें कि इसके कुछ वैल्यूज की, तो मैं बता ही रहा था कि यहाँ पर यदि वैल्यू की बात करें तो V बाई I का रेशियो कितना बताइए आपकी, 1/2। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो आप गौर कर रहे हैं V बाई I का रेशियो सेम है, और ये किसी डिवाइस के लिए ये रिकॉर्ड किया गया है, समझ रहे ना। तो
यानी क्या रहा होगा, आखिरकार इनका रेशियो सेम है, यानी कि उस डिवाइस का रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट रेसिस्टेंस का इस्तेमाल हम लोग पर्टिकुलरली कहीं कहीं करते हैं, और ऐसे जहाँ पर फ्लक्चुएशन की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग क्योंकि खुद अपना वैल्यू चेंज कर सके उसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पर हमको फ्लक्चुएशन चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेबलाइजर, आप गौर करते थे कि वोल्टेज जब कम भी हो जाता था तो हम लोग स्टेबलाइजर के हेल्प से करंट और वोल्टेज को मैनेज करते थे टीवी चलाने के लिए, पहले बहुत पहले। तो या रेफ्रिजरेटर में लगा रहता आपको तो आप लोग गौर करते कि नहीं एकदम 200 रहना चाहिए वोल्ट, तो उसके लिए आप कभी अप डाउन करवाते हैं ना, तो ये कैसे हो पाता है, जबकि बताइए क्या करंट बढ़ गया उस समय, नहीं। क्या वोल्टेज बढ़ गया, नहीं। तो आखिरकार हमने कैसे उसको बढ़ाया, तो रेसिस्टेंस के हेल्प से। और वो रेसिस्टेंस कैसा था, वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए क्योंकि वो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने वैल्यू को वो चेंज कर लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस हो गया, और ये आपका एक रेसिस्टेंस हो गया, और दूसरा हो गया आपका रेसिस्टर। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी हो गया, रेसिस्टर हो गया सब्सटेंस। समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कल पढ़ेंगे, अब मैं आपको बता चुका हूँ रेसिस्टेंस मतलब वर्ड ही है रेसिस्टेंस, आप इंग्लिश में डिक्शनरी खोजिएगा, मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल। तो रेसिस्टेंस यहाँ क्या समझेंगे, करंट का ऑब्स्टेकल, एकदम ऐसे ही बोलेंगे कि जो करंट के रास्ते को, करंट को जाने को रोकता हो, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता हो, उसको रेसिस्टेंस कहेंगे। अब रेसिस्टेंस के आधार पर हम लोग 3 भाग में बांटेंगे कल सब्सटेंसेस को, और उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रेसिस्टेंस से के आधार पर कैसे हमने सारे जो सब्सटेंसेस हमारे सामने आसपास में हैं उनको हम लोग कैसे 3 भाग में बांटते हैं, और वो क्या क्या होंगे इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो भी कहीं प्रॉब्लम छोटा सा भी हो, छोटा सा भी कहीं नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग मुझे बताइए। ऐसे तो मुझे खुद जहाँ जरूरी लगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका मैं 2 वीडियो बना ही देता हूँ 2 दिन करके, जैसे कि ओम्स लॉ का मैंने बनाया, उससे पहले भी, और आगे भी आने वाले ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जहाँ मुझे 2 बार आपके साथ जुड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ये तो मेरी ड्यूटी हुई, लेकिन आपकी भी ड्यूटी है कि आपको जहाँ समझ में नहीं आता है उसको आप क्लियरली कमेंट बॉक्स में जाकर बोले या पर्सनली बताएं, ताकि उसका समाधान मैं दोबारा वीडियो बना करके कर सकूँ। थैंक यू।